वेलकम बैक टू पवन वाघ अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं एक नया यूनिट 4.2 जो कि राइजिंग ऑफ द मून नाम की वन एक्ट प्ले है, एकांकिका है ना, राइजिंग ऑफ द मून। इससे पहले हमने ड्रामा का जो हिस्ट्री है उसको भी देख लिया है। 4.1 हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ड्रामा, ये पूरी तरह से देख लिया है और उसमें ही हमने वन एक्ट प्ले क्या होता है, एकांकिका क्या होती है, उसको भी हमने देखा है। तो आगे बढ़ते हैं पहली एकांकिका जिसका नाम है द राइजिंग ऑफ द मून और जिसको लिखा है लेडी ग्रेगरी ने। अब लेडी ग्रेगरी ये उनका जिसको हम कह सकते हैं ये लेखन करने के लिए उन्होंने धारण किया हुआ उनका नाम है। उनका सही नाम था इजाबेला ऑगस्टा पर्सी, इजाबेला ऑगस्टा पर्सी। और वो एक आयरिश लेडी है। आयरिश का मतलब क्या होता है? आयरिश, आयरिश का मतलब होता है आयरलैंड से, है ना, जो आयरलैंड से आता है। और उनका नाम क्या है? इजाबेला ऑगस्टा पर्सी। ठीक है, इजाबेला ऑगस्टा पर्सी उनका असली नाम है और लेडी ग्रेगरी नाम से उन्होंने ये कुछ भी लेखन जो है वो किया है। ठीक है, तो चलिए पहले हम उनके बारे में जानेंगे। लेडी ग्रेगरी इजाबेला ऑगस्टा पर्सी वॉज बॉर्न इन काउंटी गॉलवे, आयरलैंड। आयरलैंड के गॉलवे नाम के जो राज्य है उसमें उनका जन्म हुआ था। वन ऑफ द मूविंग स्पिरिट्स बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एबी थिएटर इन डबलिन। और डबलिन आयरलैंड की जो राजधानी है, आयरलैंड की राजधानी डबलिन, इसमें जब हमने ड्रामा का हिस्ट्री देखा है उसमें हमने देखा है कि डबलिन जी बी शॉ भी एक बहुत ही जाना माना नाम हमने उसमें देखा है। ठीक है, तो ये डबलिन में जो एबे थिएटर नाम का एक एबे थिएटर है ना, एबे थिएटर नाम का जो एक थिएटर है जहाँ पर नाटक हुआ करते हैं, उस एबे थिएटर की स्थापना में, एबी थिएटर की स्थापना में लेडी ग्रेगरी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है, उनका भी हाथ उसमें रहा है। शी वॉज अ प्ले राइट ऑफ ग्रेट टेक्निकल स्किल, और वो एक बहुत ही ज़्यादा कौशल्यपूर्ण नाटककार मानी जाती है। बहुत ही ज़्यादा स्किलफुल प्ले राइट उनको माना जाता है। एट द इंस्टेंस ऑफ हर फ्रेंड एंड स्पॉन्सर विलियम बटलर इट्स, who encouraged her to study the old history and folklore of Ireland, Lady Gregory has specially mastered the one act form. और उनके बारे में कहा जाता है कि उनके जो मेंटर है, उनके जो गुरु है, जिन्होंने उनको और स्पॉन्सर भी किया है, जिन्होंने उनको पैसे भी दिए हैं, ऐसा कहा जाता है। और वो भी कोई साधारण इंसान नहीं है, वो भी एक बहुत ही जाने माने कवि अपने ज़माने के रह चुके हैं और आज भी बहुत ही लोकप्रिय वो कवि है। W.B. इट्स, विलियम बटलर इट्स नाम के जो कवि है वो ही इनके मेंटर भी थे और इनके स्पॉन्सर भी थे। उन्होंने ही लेडी ग्रेगरी को कहा, या फिर लेडी ग्रेगरी को उन्होंने ही ओल्ड आयरिश जो प्ले हिस्ट्री है और फोकलोर है, मतलब लोकगीत है, लोक संगीत है, लोकनाट्य है, इन सारे चीज़ों का अभ्यास करने के लिए उन्होंने ही उनको प्रेरित किया। किन्होंने? W.B. इट्स ने। और उनके ही कहने पर इन्होंने उसकी बहुत ज़्यादा उसको अभ्यास उसका किया और उसी में से उन्होंने अपना एक एकांकिका का जो फॉर्म होता है, एकांकिका का जो एक ढांचा होता है, वो उन्होंने अपना तैयार किया और उसको बहुत ही ज़्यादा उन्होंने लोकप्रिय बनाया। ऑफ अ 31 एक्ट वन एक्ट प्लेस, उन्होंने 30 एकांकिकाएं लिखी है। इसी से आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा योगदान उन्होंने इसको दिया है। उन्होंने 30 एकांकिकाएं लिखी है, जिसमें से स्प्रेडिंग द न्यूज़ एंड द राइजिंग ऑफ द मून आर द बेस्ट नोन। जो 30 एकांकिकाएं उन्होंने लिखी है उसमें से द स्प्रेडिंग ऑफ द न्यूज़ एंड द राइजिंग ऑफ द मून, ये दो एकांकिकाएं
बहुत ही लोकप्रिय और जानी मानी एकांकिकाएं उनकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रस्तुत जो उनकी एकांकिका है द राइजिंग ऑफ द मून रिवील्स बोथ ग्रेट चार्म एंड स्किल ऑफ ड्रामेटिक इमेजिनेशन एंड क्लोजली ऑब्जर्व्ड आयरिश कैरेक्टर। और ये जो प्रस्तुत एकांकिका है द राइजिंग ऑफ द मून, ये प्रस्तुत एकांकिका में बहुत ही स्किल कौशल्यपूर्ण तरीके से ड्रामेटिक इमेजिनेशन है ना, नाटकीय सोच और कल्पना है ना, नाटकीय कल्पना विस्तार और सोच के बल पर लिखी गई एक एकांकिका है जिसमें उन्होंने उनके आयरिश कैरेक्टर का जो अभ्यास है उनका उनका जो उनकी जो जानकारी है उसको बखूबी उन्होंने इस नाटक में उतारा है। The play's charm mainly rests on the sustaining passions of Irish nationalism। और इस एकांकिका की जो खासियत है वो है आयरिश नेशनलिज्म, मतलब आयरलैंड के लोगों की देशभक्ति है ना, देशभक्ति, देश प्रेम। ये एकांकिका देश प्रेम से ओतप्रोत है। The title, which is taken from the ballad on Sean O'Farrell, is a symbol of Irish uprising against the British। और ये जो टाइटल है, ये जो शीर्षक इस नाटिका को, इस एकांकिका को उन्होंने दिया है, वो एक कविता का शीर्षक है जो विलियम शॉन ओ फॉरेल पे लिखी गई कविता है, जो कि एक देशभक्त, आयरिश देशभक्त हुआ करते थे, उन पर लिखी गई कविता का ये शीर्षक उन्होंने लिया है, जिसमें से हमें वो प्रतीत करना चाहती है, जिसमें से वो हमें बताना चाहती है कि ये भी ये प्रस्तुत एकांकिका भी ब्रिटिश के खिलाफ, ब्रिटिश के आयरलैंड के कब्जे के खिलाफ इन्होंने लिखी है और ब्रिटिश लोगों को उनका विरोध है ना, ब्रिटिश लोगों को उनका विरोध है, इसीलिए उन्होंने ये शीर्षक उसका चुना है। Lady Gregory's careful study of Irish character, her skillful delineation of individual characters, and her perfect handling of the situation are responsible for this one-act play's great charm and popularity। ये जो प्रस्तुत एकांकिका है ये बहुत ही सम्मोहित करने वाली और बहुत ही लोकप्रिय नाटिका एकांकिका बन चुकी है। और उसका अगर कोई एक कारण आपको दिया जाना चाहिए तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं, पर कोई एक कारण उसका दिया जाना चाहिए तो वो है उसका स्किलफुल डिलिनेशन। स्किलफुल डिलिनेशन का मतलब क्या है? कौशल्यपूर्ण चित्रण। जो जिस तरीके से उन्होंने वो कैरेक्टर्स, जिस तरह से उन्होंने वो पात्र का चित्रण उसमें किया है वो बहुत ही कौशल्यपूर्ण तरीके से किया है, और उसी के साथ साथ उन्होंने वो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स जो है उनकी हैंडलिंग भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से की है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने वो सारे के सारे पात्र खड़े किए हैं, और इसी के साथ साथ उन्होंने वो जो सिचुएशन वहाँ पर क्रिएट हो रही है या फिर जो घटनाएं वहाँ पर घटित हो रही है, उन घटनाओं का भी बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल उन्होंने इसमें किया है। तो इसी वजह से ये एकांकिका बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही सम्मोहित करने वाली बन चुकी है। तो चलिए, राइजिंग ऑफ द मून, ये एकांकिका द राइजिंग ऑफ द मून, हम आगे बढ़ते। सीन क्या है? ये एकांकिका है, इसका सीन क्या है? साइड ऑफ अ क्वे इन अ सी पोर्ट टाउन, सम पोस्ट्स एंड चेन्स, अ लार्ज बैरल, एंटर 3 पुलिसमैन, मूनलाइट। रात का वक्त हो चुका है, मूनलाइट है मतलब चांद का है ना प्रकाश है, और बहुत ही कम प्रकाश वहाँ पर है, और ये लोग क्वे में आते हैं। क्वे मतलब क्या होता है कि जो बंदरगाह होती है ना, जहाँ पर जहाज लगते हैं और माल उतारा जाता है, तो उसके लिए एक पुलिया बनाई जाती है समंदर में, है ना, छोटी सी। तो वो क्वे पर है, वो लोग सारे उसी पर आ रहे हैं। समंदर के किनारे जो सीढ़ियाँ वगैरह बनती है उसी को क्वे कहते हैं। वहाँ पर ये 3 पुलिसमैन आ चुके हैं, शाम का, रात का वक्त है, मूनलाइट है, और ये सारे वहाँ पर खड़े होते हैं। एक उनमें सार्जेंट है, सार्जेंट मतलब दोनों, वो तीनों लोगों में से जो बड़ा है वो सार्जेंट है, सार्जेंट मतलब उनका मुखिया, ओल्डर देन अदर्स, और वो दूसरे 2 लोगों से थोड़ा सा वयस्क भी है। Crosses the stage to right and looks down steps.
The others put down a paste pot and unroll the bundle of placards. और क्या हो रहा है कि वो तीनों भी आते हैं, एक कोने से, स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक वो आ रहे हैं, और वो जो उनका मुखिया है, सार्जेंट है, वो नीचे देख रहा है, सीढ़ियों से नीचे देख रहा है, और जो दो लोग आए हैं, एक के हाथ में कुछ कागजों का गट्ठा है, और दूसरे के हाथ में चिपकाने का जो गम होता है या पेस्ट होती है, उसका एक छोटा सा कुछ पॉट है, तो वो नीचे रख देते हैं दोनों भी। और वो प्लेकार्ड जो होते हैं, वो जो पेपर्स होते हैं, पेपर जो पोस्टर, प्लेकार्ड मतलब पोस्टर, चिपकाने वाले पोस्टर, तो वहाँ पर वो पोस्टर चिपकाने के लिए आए हैं। इससे हमें पता चलता है कि एक के हाथ में वो गम या जिसको हम कहेंगे कुछ गोंद जैसी चीज़ का डब्बा है, और एक के हाथ में वो पोस्टर, वहाँ पर वो सारा का सारा वो नीचे, दोनों भी नीचे रख देते हैं। पुलिसमैन बी, और उनमें से फिर एक पुलिसमैन बी है और एक पुलिसमैन एक्स है। तो इसमें कैरेक्टर्स कितने हैं? कैरेक्टर्स है 3। एक है सार्जेंट, है ना, एक है सार्जेंट, दूसरा है पुलिसमैन बी, और तीसरा है पुलिसमैन एक्स, है ना। तो एस, बी और एक्स, ऐसा हम उनको कह सकते हैं। तो वो नीचे रख देते हैं, और उसमें से वो बी, पुलिसमैन बी पूछता है, आई थिंक दिस वुड बी अ गुड प्लेस टू पुट अप अ नोटिस, ही पॉइंट्स टू द बैरल। और वहां पर एक बैरल है, बैरल मतलब ड्रम होता है ना, बड़ा सा, वो ड्रम वहां पर खड़ा हुआ है, और वो पुलिसमैन एक्स से पूछ रहा है कि मुझे लगता है इस बैरल पे ये बैरल एक बहुत अच्छी जगह है जिस पर हम ये चिपका सकते हैं, ऐसा वो एक्स पुलिसमैन से पूछ रहा है। पुलिसमैन एक्स कहता है, बेटर आस्क हिम, कॉल्स टू सार्जेंट, विल दिस बी अ गुड प्लेस फॉर अ प्लेकार्ड। और फिर वो पुलिसमैन एक्स सार्जेंट से पूछता है, सार्जेंट क्या ये जगह ये पोस्टर चिपकाने के लिए अच्छी रहेगी? पर सार्जेंट का कोई भी जवाब उसको नहीं मिलता है। पुलिसमैन बी, विल बी पुट अप अ नोटिस हियर ऑन द बैरल? नो आंसर। और फिर एक्स ने एक बार पूछ लिया, उसको जवाब नहीं मिला, फिर पुलिसमैन बी पूछ रहा है सार्जेंट से, क्या ये जगह सही होगी ये प्लेकार्ड चिपकाने के लिए? ऐसा वो उससे पूछ रहा है, पर उसको भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, और सार्जेंट अपनी ही धुन में खोया है, और वो कुछ सोच रहा है। देयर इज अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स हियर दैट लीड्स टू द वाटर, दिस इज अ प्लेस दैट शुड बी माइंडेड वेल, if he got down here, his friends might have a boat to meet him, they might send it in here from outside। और फिर वो सीढ़ियों की तरफ देख रहा है, और देखते हुए सोच रहा है, और सोचते हुए, दोनों ने क्या पूछा है उसकी ओर उसका ध्यान नहीं है, पर उसका पूरा ध्यान उस जगह पर है, और वो सोचते हुए खुद से बात कर रहा है, और उन दोनों को कह रहा है कि देखिए ये जो सीढ़ियाँ है, ये बहुत ही अच्छी जगह है उसके आने के लिए, और हो सकता है जब वो यहाँ पर आए तो उसके दोस्त उसके लिए कोई बोट लेकर आए, जो उनके उससे मिलने के लिए आएंगे, यहाँ पर मिलने के लिए आएंगे, वो यहाँ से नीचे उतरेगा, बोट में बैठेगा, और वो सब चले जाएंगे, ऐसा वो सार्जेंट सोच रहा है। पुलिसमैन बी फिर से उसको पूछ रहा है, वुड द बैरल बी अ गुड प्लेस टू पुट अ नोटिस अप? और फिर पुलिसमैन बी एक बार फिर से सार्जेंट से पूछता है कि क्या ये पोस्टर यहाँ पर बैरल पर लगाना सही होगा? तो सार्जेंट कहता है, इट माइट, यू कैन पुट इट हियर। और फिर सार्जेंट उनकी बात सुनता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, आप लगा सकते हो। सार्जेंट रीडिंग इट, डार्क हेयर, दे पेस्ट अप अ नोटिस, और फिर वो उसको बैरल पे चिपका देते हैं। फिर सार्जेंट उसको पढ़ता है, उसमें क्या लिखा है, डार्क हेयर, डार्क आईज, स्मूथ फेस, हेवी, 5 feet 5, there's not much to take hold of in that, it's a pity I had no chance of seeing him before he broke out of jail। अभी देखिए यहाँ पर एक स्पेलिंग जो है ऐसा लिखा है, पर फिर भी इसका प्रोनाउंसिएशन जेल ही है, ये जेल का पुराना स्पेलिंग है, ठीक है। अभी नया स्पेलिंग हम यूज करते हैं JAIL, है ना, जेल, पर ये GOAL जो होता है ये भी जेल ही है, ठीक है। तो हमको ध्यान में रखना है ये जेल है, ये गोल नहीं है या गाउल नहीं है, सॉरी, ये इस तरह से है, सॉरी, GAOL, जेल, ओके, GAOL, ये जेल है, ये गाउल नहीं है, है ना, तो उसको हमको ध्यान में
रखना है। ये छोटी छोटी चीजें होती है, ठीक है। तो चलिए, वो सार्जेंट क्या कह रहा है कि इसमें लिखा है कि डार्क हेयर, डार्क आईज, स्मूथ फेस, घनी आंखें, घने बाल, काले घने बाल, एक बहुत ही साफ चेहरा, 5 फीट 5 इंच की हाइट है या लंबाई है। देयर इज नॉट मच टू टेक होल्ड ऑफ इन दैट। इसमें से कुछ भी उसके बारे में ऐसा खास, ऐसे कितने सारे लोग होंगे यहाँ पर, इसमें से खास खास कुछ पता नहीं चलता। इट्स अ पिटी आई हैड नो चांस ऑफ सीइंग हिम बिफोर ही ब्रोक आउट ऑफ जेल। और वो कह रहा है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब वो जेल से भागा उसके पहले मुझे उससे देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अगर वैसा होता तो मैं जरूर उसका कोई ना कोई ऐसी चीज ढूंढ कर निकालता जिससे हमें उसे ढूंढने में परेशानी नहीं होती। दे से ही इज अ वंडर। वो कहते हैं कि वो एक बहुत ही क्या कहते हैं, वंडर है, मुझे आश्चर्य है। दैट्स इट, ही मेक्स ऑल द प्लान्स फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। और वो कहते हैं कि उनकी पूरी संगठना के लिए वो ही प्लान तैयार करता है, वो ही सारी चीजें प्लान करता है। देयर इजंट अनदर मैन इन आयरलैंड वुड हैव ब्रोकन जेल द वे ही डिड। आयरलैंड में उसके जैसा एक भी आदमी नहीं है जो उसके जैसे जेल तोड़कर भाग सके। एक भी व्यक्ति नहीं है, एक भी जेल से भागा हुआ ऐसा व्यक्ति नहीं है जैसे वो भागा है। ही मस्ट हैव सम फ्रेंड्स अमंग द जेलर्स। और मुझे लगता है कि जेलर में से उसने बहुत सारे अपने दोस्त बनाए होंगे और इसी वजह से वो जेल से भागने में कामयाब हुआ है, ऐसा सार्जेंट कह रहा है, ठीक है। £100 is little enough for the government to offer for him. You may be sure any man in the force that takes him will get promotion. और फिर पुलिसमैन बी कह रहा है कि £100, उस पर कितना इनाम है? £100, मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा है ना, इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू ऑफर फॉर हिम। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने जो इस इनाम रखा है £100, ये बहुत ज़्यादा है। यू मे बी श्योर एनी मैन इन द फोर्स दैट टेक्स हिम विल गेट प्रमोशन, है ना। कि वो कहता है, बी पुलिसमैन सार्जेंट से कह रहा है कि अपने पुलिस में से जो कोई भी व्यक्ति उसको पकड़ेगा उसको प्रमोशन मिलनी चाहिए। ये अगर बात आप करते हो तो फिर अलग बात है। सार्जेंट, आई विल माइंड दिस प्लेस माई सेल्फ, आई वुडंट वंडर एट ऑल इफ ही केम दिस वे। और फिर सार्जेंट उनसे कह रहा है कि इस जगह पर तो मैं ही नजर रखूंगा, मुझे लगता है कि वो जरूर यहाँ पर आने वाला है। He might come slipping along there, points of side quay। और वो कहता है कि वो उधर से सीढ़ियों के कोने से छुपता छुपाता आने वाला है या फिर आएगा। And his friends might be waiting for him there। और उसके दोस्त उसके लिए वहां पर इंतजार करेंगे। And once he got away, it's little chance we would have of finding him। और एक बार वो यहाँ से चला गया तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम उसे कभी जिंदगी में ढूंढ पाएंगे। It's maybe under a load of kelp, he'd be in a fishing boat and not one to help a married man that wants it to be to that wants it to the reward। ठीक है, तो वो कह रहा है कि वो केल्प मतलब वो जो घास वहां पर उगती है समंदर के किनारे, उस घास में छुपता छुपाता वो जाएगा और फिशिंग बोट में जाकर बैठकर छुप जाएगा। वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस मदद की वजह से, इस £100 के इनाम के लिए हमें आगाह नहीं करेगा या फिर हमें नहीं बताएगा। जरूर कोई भी जो व्यक्ति विवाहित है ना, मतलब जिसको पैसे की जरूरत है, विवाहित का मतलब यहाँ पर है जिसको, जिसकी फैमिली है, जिसको पैसों की जरूरत है, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो हमें आकर नहीं बताएगा। £100 उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है। वो अपने परिवार का उससे ध्यान रख सकते हैं, उसका ख्याल रख सकते हैं, उसके लिए कुछ ला सकते हैं। तो ऐसे लोग जरूर हमें आगाह करेंगे, हमें उसके बारे में बताएंगे, ऐसा वो सार्जेंट कह रहा है। Policeman X, and if we get him itself, nothing but abuse on your heads for it from the people and maybe from our own relations। और
पुलिसमैन एक्स कह रहा है कि अगर कोई और उसको ढूंढने के बजाय हम ही उसको ढूंढ लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा कि नहीं पता नहीं, पर लोगों की गालियां जरूर मिलेंगी और हमारे जो रिश्तेदार हैं उनकी भी हमें बातें ताने उनके सुनने पड़ेंगे, ऐसा पुलिसमैन एक्स कह रहा है। सार्जेंट कहता है वेल वी हैव टू डू आवर ड्यूटी इन द फोर्स, और सार्जेंट कह रहा है ठीक है जो भी होगा पर हमें तो अपनी ड्यूटी करनी ही होगी, हमें अपनी ड्यूटी निभानी होगी। Haven't we the whole country depending on us to keep law and order? क्या ये सारा राष्ट्र, ये पूरा का पूरा जो देश है, क्या हम पर निर्भर नहीं है कि कानून और व्यवस्था हम इस देश में कायम करें? इसके लिए हम पर तो सारे लोग निर्भर हैं। कानून और व्यवस्था अच्छे रखना हमारा काम है और इसी के लिए सारे लोग हम पर ये जिम्मेदारी छोड़ चुके हैं। It's those that are down would be up and those that are up would be down. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये देश पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, सब नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। If it wasn't for us, अगर हम हमारा काम ठीक से नहीं करेंगे तो इस देश को बर्बाद होने में कुछ भी वक्त नहीं लगेगा। Well, hurry on. You have plenty of other places to placard yet. चलो 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 जल्दी चलो, हमें बहुत देर हो रही है, हमें और बहुत जगहों पर ये पोस्टर भी चिपकाने हैं, प्ले कार्ड्स चिपकाने हैं। एंड कम बैक हियर देन टू मी, और जाओ फिर जल्दी जल्दी जाओ और जल्दी से ये सारी प्ले कार्ड चिपका कर वापस मेरे पास यहीं पर आओ, मैं यहीं पर आपका इंतज़ार करूँगा। यू कैन टेक द लैंटर्न, डोंट बी टू लॉन्ग। आप ये जो लाइट है, लैंटर्न है, लैंटर्न का मतलब होता है जिसको हम कहते हैं कंदील, उसको मराठी में कहते हैं, उसको लालटेन है ना, उसको लालटेन कहते हैं हिंदी में। तो ये लालटेन लेकर आप जा सकते हो और देखो ज़्यादा दूर नहीं जाना है, यहीं पर आसपास में ही रहो। इट्स वेरी लोनसम हियर विथ नथिंग बट द मून, यहाँ पर बहुत ही एकांत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरे साथ नहीं है, सिर्फ सिवाय इस चांद के। तो आप ज़्यादा दूर मत जाओ और जल्दी से वापस आओ, ऐसा वो सार्जेंट पुलिसमैन बी और एक्स से कह रहा है। ठीक है। पुलिसमैन बी, इट्स अ पिटी वी कैन स्टॉप विथ यू, द गवर्नमेंट शुड हैव ब्रॉट मोर पुलिस इनटू द टाउन, with him in jail and assized him too. Well, good luck to your watch. ठीक है। तो पुलिसमैन बी कह रहा है सार्जेंट से कि देखो आपको छोड़कर जाने की तो हमें इच्छा नहीं हो रही है, क्यों न सरकार इस यहाँ पर ज़्यादा पुलिस वालों को भेज देती। इससे क्या होता, वो जब जेल में था तो अगर बहुत ज़्यादा पुलिस होती तो शायद उस पर नज़र रखने के लिए भी हम काम आते और हम उसको भागने ही नहीं देते। और अगर अभी भागी है तो उसको भागा है तो उसको पकड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा पुलिसों की ज़रूरत है, तो हम उसको पकड़ सकते हैं। अगर ज़्यादा पुलिस वाले आएंगे तो हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। वेल, गुड लक टू योर वॉच। और वो कहते हैं कि ठीक है, आपको मैं बधाई देता हूँ कि आपको गुड लक विश करता हूँ कि आप यहाँ पर बैठकर उसको ढूंढे और वो आप ढूंढने में सफल हो। सार्जेंट वॉक्स अप एंड डाउन once or twice and looks at the placard. 100 pounds and promotion, sure. There must be a great deal of spending in 100 pounds. It's a pity some honest man not to be the better of that. A ragged man appears at left and tries to slip past. Sergeant suddenly turns. और फिर वो दोनों भी पुलिसमैन वहाँ से जाते हैं और सार्जेंट अपना वो प्लाकार्ड पढ़ता हुआ वहाँ पर खड़ा है और वो पढ़ रहा है और 100 पाउंड पर वो आता है और फिर 100 पाउंड एंड प्रमोशन, और वो सोच रहा है 100 पाउंड और प्रमोशन मिलेगा, कितनी अच्छी चीज़ होगी अगर मैं उसको ढूंढ निकालूंगा तो। ठीक है, ऐसा वो सोच रहा है और फिर वो सोचता है कि 100 पाउंड में मैं क्या क्या कर सकता हूँ, उसमें से मैं क्या खरीद सकता हूँ, उसको मैं कैसे उड़ा सकता हूँ, ऐसा वो सोच रहा है। और ऐसे सोच रहा है तभी वहाँ से एक
बहुत ही बुरे कपड़े पहना हुआ एक भिखारी की तरह एक आदमी वहाँ से गुजर रहा है और सार्जेंट तुरंत मुड़ता है और वाई आर यू वेर आर यू गोइंग, और वो सार्जेंट उससे पूछ रहा है आप कहाँ जा रहे हो? मैन, आई एम पुअर बैलेड सिंगर योर ऑनर, आई थॉट टू सेल सम ऑफ दीज, होल्ड्स अ बंडल ऑफ बैलेड्स टू द सेलर्स, ही गोज ऑन, है ना। और फिर वो कह रहा है कि वो उससे पूछता है कि तुम किधर जा रहे हो? नहीं माय बाप, मैं यहीं पर ये बेचने के लिए जा रहा हूँ, मुझे लगता है मुझे कुछ खरीदार मिलेंगे तो मैं बेच सकूंगा और कुछ उससे अपनी कमाई कर सकूंगा, ऐसा वो बोल रहा है। स्टॉप, डिडंट आई टेल यू टू स्टॉप, यू कांट गो ऑन देयर, और सार्जेंट उससे कहता है रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहा है? रुक जाओ, तुम उधर नहीं जा सकते। मैन, ओ वेरी वेल, इट्स अ हार्ड थिंग टू बी पुअर, ऑल द वर्ल्ड्स अगेंस्ट पुअर, और फिर वो आदमी सार्जेंट से कह रहा है कि ये बहुत ही बुरी बात है, मैं उधर नहीं जा सकता, ये दुनिया गरीबों के लिए है ही नहीं, गरीबों का इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। हु आर यू? सार्जेंट उससे पूछता है हु आर यू? मैन, you'd be as wise as myself if I told you, but I don't mind. I am one Jimmy Walsh, a ballad singer. है ना, अगर आप मुझे पहचानने की गलती नहीं करोगे तो आप भी मेरी तरह ही या फिर दिमाग वाले होंगे, पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जिमी वॉल्श है और मैं एक बैलड सिंगर हूँ, मैं गीत गाने वाला हूँ, है ना। सार्जेंट, जिमी वॉल्श, आई डोंट नो दैट नेम, और फिर सार्जेंट उनसे पूछता है जिमी वॉल्श, ये नाम तो मैंने कभी सुना नहीं है। आहा श्योर, दे नो इट वेल इनफ इन एनिस, वर यू एवर इन एनिस सार्जेंट? और फिर वो आदमी उनसे सार्जेंट से कह रहा है कि हाँ हो सकता है नहीं सुना है, पर एनिस में सारे लोग जानते हैं, क्या कभी आप एनिस आए हो? सार्जेंट से वो पूछ रहा है। सार्जेंट, व्हाट ब्रॉट यू हियर, आप यहाँ पर किस लिए आए हो? सार्जेंट उनसे उससे पूछ रहा है। श्योर, इट्स टू दी असाइजेस आई केम थिंकिंग, है ना, मैं यहाँ पर असाइजेस के लिए आया हूँ, मतलब मुझे यहाँ पर भेजा गया है। थिंकिंग आई माइट मेक अ फ्यू शिलिंग्स हियर और देयर, मैं उसी को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ, हो सकता है मैं भी उस आदमी को पकड़ लूँ और थोड़े से पैसे मुझे भी मिल जाए। इट्स इन द वन ट्रेन विद द जजेस आई केम, और वो कह रहा है कि जज के साथ ही एक ट्रेन में मैं बैठकर मैं आया हूँ, उसी ने मुझे बताया कि ये आदमी को अगर पकड़ोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। सार्जेंट, वेल इफ यू केम सो फार यू मे एज वेल गो फार्दर, फॉर यू विल वॉक आउट ऑफ दिस। और फिर सार्जेंट उससे कह रहा है ठीक है ठीक है, आप इतनी लंबी यात्रा कर कर आए हो तो आप और ज़्यादा आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सार्जेंट के दिमाग में चल रहा है कि मैं उस आदमी को पकड़ूंगा, उसको मैंने ही पकड़ना है ताकि वो पैसे मुझे मिले और वो प्रमोशन भी मुझे मिले। ये आदमी भी उसको पकड़ने के लिए आया है तो इसका मतलब ये भी मेरे इसमें भागीदार होगा, तो इसको जाने दो यहाँ से। तो वो कह रहा है चले जाओ चलो जाओ यहाँ से, यहाँ पर मत रुको, मतलब उसके दिमाग में जो चल रहा है वो उसे पता है और वो आदमी कौन है ये भी जानने की कोशिश उसने नहीं की है। मैन, आई जस्ट गो ऑन वेयर आई वॉज गोइंग, गोज टूवर्ड स्टेप, और फिर वो आदमी कहता है हाँ 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 जा रहा हूँ, मैं जिधर जाना चाहता हूँ उधर ही जा रहा हूँ। कम बैक फ्रॉम दो स्टेप्स, नो वन हैज लीव टू पास डाउन देम टुनाइट, और फिर सार्जेंट उससे कह रहा है नहीं नहीं नहीं, उस सीढ़ियों से मत उतरो, उधर से मत जाओ, आज की रात उधर से किसी को भी उतरने की इजाजत मैं नहीं दूंगा, ऐसा वो कहता है और उस आदमी को फिर से बुला लेता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, और द राइजिंग ऑफ द मून, ये जो एकांकिका है जिसका थोड़ा सा भाग हमने अभी देखा है वो भाग भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो आपको पसंद आया है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।